हमें बात करनी है आज ग्रुप 13 एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करनी है। पी ब्लॉक में सबसे पहले ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात करेंगे हम, ठीक है। ओके, सो पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी बात करनी है। और उसमें जो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे दैट वुड बी ग्रुप 13 एलिमेंट। कौन कौन से ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट आते हैं? ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 13 एलिमेंट बताइएगा। ग्रुप 13 में कौन कौन से हैं एलिमेंट्स? बोलिए। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, है कि नहीं? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, टीएल। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है। रीजन ये है कि सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस इस ग्रुप में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन, ठीक है। और इसलिए ये ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप बन जाता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, पूरा पहले के समय में जब पुराना पीरियोडिक टेबल था, ओल्ड पीरियोडिक टेबल था, तो इसको थर्ड ए के नाम से भी जानते थे हम, ठीक है। हालांकि थर्ड ए बी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब जो सीधा सीधा ग्रुप है 1 से 18 तक है कि नहीं, ठीक है। इन ग्रुप्स में बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सबसे पहले हीलियम 2s2 2p1। एल्यूमिनियम की बात करें तो हीलियम के बाद आता है नियॉन 3s2 3p1। गैलियम, आर्गन 4s2 4p1। क्रिप्टन 5s2 5p1। ज़ेनन 6s2 6p1। हालांकि इसके आगे एक और भी एलिमेंट खोजा जा चुका है थैलियम के नीचे। पता है किसी को उसका नाम? क्यों बोलिएगा, बोलिए। पता है किसी को इसका नाम? क्यों पता है? नहीं पता? NH से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। NH क्या होता है? NH क्या होता है पता है? नहीं पता है मुझे भी। NH पीरियोडिक टेबल, NH से क्या होता है? निहोनियम। एक और आता है थैलियम के बाद, लिख लेते हैं उसका भी नाम NH, क्योंकि आजकल ये बड़ा ही एक ट्रेंड है पूछा जाना इनके बारे में। और निहोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडॉन 7s2 7p1 ये होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव है, शॉर्ट लिव्ड है बहुत ही, और ये सारे मैन मेड हैं, ठीक है। तो निहोनियम जो है वो मैन मेड है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, ठीक है, ये होता है। एटॉमिक नंबर की जरा बात कर लें हम,
एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर निकालना बड़ा आसान है, बोरॉन का पता है, सबका पता चल जाएगा आपको। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। 5 में 8 जोड़ दीजिए, ठीक है, एल्यूमिनियम आ जाएगा। 8 में क्या जोड़ना पड़ेगा, सॉरी क्या जोड़ दिया भाई मैंने, 5 में 8 जोड़ा तो 13 आएगा ना, मैंने 8 लिख दिया, 13। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, 18 ऐड करेंगे, है कि नहीं। तो 18 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 31। जिंक के बाद होता है, जिंक का 30 होता है, जिंक के बाद गैलियम आता है। इसके बाद कितना ऐड करेंगे, फिर से 18 ऐड करेंगे, यानी कि आ जाएगा 49। उसके बाद कितना ऐड करेंगे, 32। 32 यानी कि आ जाएगा 4 3 7 81। थैलियम का 81 होता है। और इसमें भी 32 ऐड कर दीजिए। 32 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 3 और 11, 113। नियोनियम का 113 होगा, ठीक है। ये इनका एटॉमिक नंबर होगा। बताइएगा ठीक है सब कुछ, बोलिए ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जनरल, इस ग्रुप के एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1, है कि नहीं। आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल कितने हो जाएंगे भाई, बता दीजिए, बोलते रहिए भाई थोड़ा आप लोग। 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं। और इसलिए इनकी वैलेंसी भी 3 होगी, होगी कि नहीं होगी। इसलिए इनकी वैलेंसी की बात करें तो इनकी वैलेंसी भी 3 होगी। 3 वैलेंसी शो करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपनी वैलेंसी को 3 बनाते हैं, ठीक है। हालांकि 3 वैलेंसी अगर शो करेंगे तो इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, इसलिए इनके जो कंपाउंड्स होते हैं भाई 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ठीक है। एसिड बेसिक नेचर की बात करें, एसिड बेस नेचर की इन कंपाउंड्स के, इनके कंपाउंड्स के एसिड बेस नेचर की बात करें तो किस नेचर का होगा इनका कंपाउंड, जरा बता दीजिए। इनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए भाई हाँ ना, कुछ तो हाँ बोलिए। सर। हाँ भाई, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक चौथा ऑर्बिटल होगा ना, चौथा ऑर्बिटल p ऑर्बिटल होगा इनमें, और यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल है, इनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। और जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो एसिड जैसा बिहेव करते हैं कि बेस जैसा, बोल दीजिए। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे और क्या होंगे, बोलिए भाई, एसिडिक होंगे बेसिक होंगे, फिर नहीं बोलना। क्या हो गया, खाना वाना सुबह से नहीं मिला क्या, बोलिए। अरबाज, अरबाज, बेसिक। हाँ सर। क्या हुआ, बिरयानी बिरयानी आज नहीं मिली क्या, हैं, क्यों भैया अरबाज। नहीं सर। अरे यार, इसीलिए आवाज नहीं निकल रही है ना, क्यों, क्यों भाई अरबाज, बेसिक होंगे खबाले, बताइए जरा। साइली, एसिड।
बोल दिया कीजिए बेटा थोड़ा। हाँ ऐसे एसिडिक, क्यों एसिडिक होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, है कि नहीं कबाले? कबाले। हाँ सर। हाँ बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है कि नहीं? इसलिए ये लुईस एसिड जैसा बिहेव करेंगे। बोलिएगा, समझ में आई बात? हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ, तो इसको ध्यान रखना हाँ है। सर। जिसके पास खाली ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और वो लुईस एसिड जैसा बिहेव करता है बेटा, लुईस बेस जैसा बिहेव नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट आगे बात करें अकरेंस। अकरेंस पाया कहां जाता है ये, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, पढ़ने के हिसाब से, पढ़ने के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है? बोरॉन जो होता है ये एक रेयर एलिमेंट होता है। बोरॉन इज अ रेयर एलिमेंट, बहुत ही कम पाया जाता है। बोरॉन काफी कम पाया जाता है, ठीक है? अर्थ में जो बोरॉन पाया जाता है वो बोरिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है? बोरॉन occurs in the form of salt of boric acid। बोरिक एसिड क्या होता है? फॉर्मूला पता है किसी को बोरिक एसिड का? क्यों भाई, बोरिक एसिड का फॉर्मूला पता है? क्यों, किसी को नहीं पता? कोई बताएगा बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3। बिल्कुल सही कहा, बोरिक एसिड इज H3BO3। H3BO3, और इसको समटाइम्स इस तरह से भी लिखते हैं BOH थ्राइस, ठीक है? 3 OH ग्रुप होते हैं इसमें। एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? सितोले, एसिडिक। एसिड नाम ही है बोरिक एसिड, नाम ही है, इनका नाम ही है बोरिक एसिड, यानी कि एसिडिक नेचर का होगा। क्यों एसिडिक नेचर का होगा? रीजन इज अ वैकेंट पी ऑर्बिटल। बोरॉन के पास एक खाली पी ऑर्बिटल होता है। कोई भी खाली, किसी भी स्पीसीज के पास अगर खाली पी ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और वो फिर इसके जैसा बिहेव करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम जो होता है मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है। एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक है? एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक है? और थर्ड मोस्ट बेसिकली मेटल होता है, ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है। और तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, मतलब टॉप के 3 में बात करें तो उसमें एल्यूमिनियम आता है। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? प्योर फॉर्म की बात हो रही है। हम्म, अर्थ के क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट लिखिएगा, अर्थ क्रस्ट, ठीक है? अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा, मतलब तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, ठीक है? ओके, सबसे ज्यादा अर्थ के क्रस्ट में जो पाया जाता है ऑक्सीजन।
ऑक्साइड्स के फॉर्म में, ठीक है ना। पहले फर्स्ट पे आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉट एज अ प्योर ऑक्सीजन, एज एन ऑक्साइड। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे जो आता है दैट इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, ठीक है। तो तीसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। 7.28% करीब अर्थ क्रस्ट का 7.28% होता है, ठीक है, ओके। नेचर में ये जो अर्थ में पाया जाता है ये अपने जनरली ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाया जाता है या फिर सिलिकेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जनरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज ऑक्साइड, सल्फाइड, नॉट सल्फाइड, सॉरी, सल्फाइड के फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ऑक्साइड, सिलिकेट एंड कुछ फ्लोराइड के भी फॉर्म में पाया जाता है, फ्लोराइड, फ्लोराइड के भी फॉर्म में ये एल्यूमिनियम पाया जाता है एज एन AlF3, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स की बात करेंगे, इसके मिनरल्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में तो समझेंगे हम थोड़ा सा कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, और कुछ एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। अबंडेंट ऑर्डर की बात करें, ABUNDANT, अबंडेंट ऑर्डर की अगर हम बात करें, ठीक है, अबंडेंट ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है, देन गैलियम, देन बोरॉन, देन इंडियम, और लास्ट में जो होता है वो थैलियम होता है। यानी कि आप अगर देखिए तो ये बस बोरॉन को यहां से उठ के यहां पे आ गया है, ठीक है, यहां पे आ गया है। बोरॉन जो यहाँ पे था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऊपर से नीचे चलने पे अबंडेंट ऑर्डर डिक्रीज होता है, बोरॉन को छोड़ दीजिए, एक एक्सेप्शन है, ठीक है, क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात कर लें इनके, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स, सम इंपॉर्टेंट मिनरल, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात कर लें, ठीक है, जिसमें सबसे पहला नाम आएगा बोरॉन का। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि याद रखने की जरूरत है, जैसे सबसे पहला जो बोरॉन का होता है वो बोरेक्स, नाम सुना है, ये होता है Na2B4O7 डॉट 10H2O, Na2B4O7 डॉट 10H2O, इसको हम बोरेक्स कहते हैं, ठीक है। बोरॉन का दूसरा जो मिनरल है दैट इज कार्नाइट, KERNITE, फेमस जो है वो बोरेक्स है, ठीक है। ये होता है Na2B4O7 डॉट 4H2O, ठीक है। तैयारी कैसी है कल के एग्जाम की, क्यों भाई बताइएगा, कितने बजे से है कल एग्जाम, कल कितने एग्जाम कितने बजे से है, पता है किसी को, टाइमिंग नहीं है, कितने बजे जनरली होता है, 4 बजे शाम को, 4 से 5। अच्छा, कोलेमेनाइट। कल मॉर्निंग में एक डाउट सेशन रख लें क्या, जरूरत है, बोलिएगा। जरूरत है डाउट सेशन की मॉर्निंग में या दोपहर में, कभी भी, बोला कीजिए भाई, थोड़ा थोड़ा बोला कीजिए, जरूरत है कि नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है सर।
आपके हिसाब से नहीं है, ओके ठीक है। अगर किसी को जरूरत होगी तो अपने डाउट्स भेज देगा, मैं बता दूंगा, ठीक है ओके। पेपर मतलब मैंने बनाया है एक्सपर्ट लेवल का, लेकिन वो एक्सपर्ट लेवल का मतलब कि बहुत टफ नहीं होगा, ओके। आपने अगर नरेंद्र अवस्थी पूरा सॉल्व किया है, लेवल 1 सॉल्व किया है, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेवल 1 नरेंद्र अवस्थी का लेवल 1 कह लीजिए, एकदम हल्के हल्के नहीं है, लेकिन नरेंद्र अवस्थी का लेवल 1 मान के चलिए, ठीक है ओके। तो थोड़ा सा पढ़ाई कीजिएगा, प्रॉब्लम नरेंद्र अवस्थी एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नरेंद्र अवस्थी से नहीं है पेपर, लेकिन उस लेवल 1 के उसका है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोरंडम। एल्यूमिनियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर या मिनरल कह लीजिए, उसको हम कहते हैं कोरंडम। कोरंडम फॉर्मूला होता है Al2O3। कोलेमेनाइट भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट है, एक तो बोरेक्स, बोरिक एसिड, कोलेमेनाइट कई बार पूछा जाता है, Ca2B6O11, ठीक है 5H2। एल्यूमिनियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है दैट इज कोरंडम, बॉक्साइट या फिर क्रायोलाइट, ठीक है बॉक्साइट, BAUXITE, बहुत ही फेमस ओर है बॉक्साइट, ठीक है। Al2O3.2H2O, इसको हम बॉक्साइट कहते हैं, ठीक है। और क्रायोलाइट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्रायोलाइट CRYOLITE, क्रायोलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेंस में आ चुका है, इसके यूजेस आ चुके हैं, कई बार इसके बारे में पूछा गया है, एंड दैट इज Na3Al(F6), ठीक है। या फिर कई बार इसको 3NaF.AlF3 के फॉर्म में भी लिखा जाता है। एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बात एक ही है, लेकिन इसको कहते हैं हम क्रायोलाइट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर है। एक और ओर है इसका इंपॉर्टेंट, फेल्ड्स्पार, ठीक है KAlSi3O8, ठीक है। तो ये चारों ओर्स जो हैं, चारों ओर्स इंपॉर्टेंट है, इनके सारे सबके बारे में पूछा जाता है। हालांकि और भी होते हैं, मैं नहीं लिखवा रहा हूं, ज्यादा लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 4 तो कुछ ओर्स के दिमाग में तो रखिएगा, ठीक है क्लियर। आगे बढ़े, बोलिए भाई आगे बढ़े। हाँ सर। ओके ओके, आज कुछ कम लोग दिख रहे हैं भाई, एक ओम नहीं दिख रहे हैं। मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था ना, व्हाट्सएप पे मैंने किया था कि नहीं मैसेज? हाँ किया था, किया है सर। किया है ओके ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसका फॉर्म भरना है कि नहीं आप लोग, KVPY का? क्यों? ओके आगे बात करते हैं। बोलते नहीं है भाई आप लोग, बहुत कम बोलते हैं, एनर्जी एकदम बचा के रखते हैं। वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, यहाँ पे प्रेजेंट तो रहते हैं ना भाई, पता चला मोबाइल पे लगा के कुछ और कम काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं हाँ, ठीक है ठीक है। वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बात कर ले, ठीक है। तो धीरे धीरे एटॉमिक, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है दैट इज एटॉमिक रेडियस,
क्या होता है एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे चलने पे? बोलिएगा, बोलिए। एटॉमिक रेडियस का क्या क्या रहता है? ऊपर से नीचे चलने पे बढ़ता है, घटता है, कांस्टेंट रहता है, क्या होता है बताइए जरा। increases. इंक्रीजेस। कोई एक्सेप्शन होता है इस ग्रुप में? कोई एक्सेप्शन? बोलिए भाई, किसी को आइडिया है? बताया था वैसे मैंने, पहला चैप्टर जब इनऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट किया था तो पहला चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, और वहां पे मैंने तो कुछ बताया था बोरॉन फैमिली के बारे में। बताइएगा जरा। Gallium is less than aluminium. गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम, वेरी गुड। क्यों ऐसा होता है बेटा अदिति? क्यों होता है भाई गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम? बीच में डी ब्लॉक आता है। वेरी गुड, बीच में डी ब्लॉक आता है, और डी के आने की वजह से डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है। याद आ रहा है सबको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइएगा। डी आ इलेक्ट्रॉन्स रहा है की सर। शील्डिंग पुअर होती है, और पुअर होने की वजह से नियम से अगर हम बात करें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में एक्सचेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट इंडियम और थैलियम का भी साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन हाँ थैलियम का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो एक्चुअल ऑर्डर ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है बेटा, एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर बोरॉन के बाद आता है गैलियम, गैलियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, एंड देन इंडियम, एंड देन थैलियम। दिस इज एक्चुअल ऑर्डर, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ size of gallium is less than size of aluminium due to poor shielding of 10d इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा। 10d इलेक्ट्रॉन्स आ गए डी सब सेल में। डी सब सेल की इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है, शील्डिंग पुअर होने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, साइज कम हो जाएगा। तो पुअर शील्डिंग की वजह से साइज घटना चाहिए, और ये वाला फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है ना? बताइएगा, बोलिए। बोलिए भाई, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन एनर्जी। बताइए क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? ऊपर से नीचे चलने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ऊपर से नीचे चलने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। यानी कि अगर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करें, बोरॉन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बोलिएगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं क्या? बोलिए।
हाँ सर। क्या होता है एक्सेप्शन, जरा बता दीजिए। एक्सेप्शन क्या होता है इसमें? बोरॉन, हेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम। बिल्कुल। ये कैसे आया? ये एक्चुअली बड़ा ही आसान तरीका है इसका। आप डब्लू बना दीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा डब्लू, ऐसा थोड़ा टेढ़ा डब्लू बना दीजिए। बस कॉर्नर पे जो भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट है दैट इज बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, और लास्ट में आएगा यहाँ पे थैलियम। ठीक है, ये बोरॉन है। बोरॉन के बाद आता है आपका थैलियम। थैलियम के बाद जीएल लिख दिया है यार मैंने, क्या होगा ये? जीए होगा ना, जीए। इसके बाद आएगा, याद रखने का तरीका है ये, ठीक है, क्योंकि साइज में एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है, इसलिए इनके आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सेप्शनल होता है। ये एक्सपेक्टेड था, बताया था आपको, याद है ना? एक्चुअल क्या होता है? बोरॉन का सबसे ज्यादा, उसके बाद होता है थैलियम, उसके बाद होता है गैलियम, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम, और लास्ट में इंडियम होता है। दिस इज एक्चुअल ऑर्डर। ऐसे याद रखना मुश्किल है, ऐसे याद रखेंगे ज्यादा आसान है। डब्ल्यू बना दीजिए, ठीक है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। What about second IP and third IP? ये आयनाइजेशन एनर्जी IE1 की बात कर रहा हूं मैं। IE2 की अगर मैं बात करूं तो फिर से थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। बोरॉन सबसे ज्यादा होता है, बोरॉन ज्यादा होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम का ज्यादा होता है, गैलियम का इंडियम से ज्यादा होता है, इंडियम का थैलियम से ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं? उल्टा सीधा बढ़ाते जाइए, डायरेक्शन अपोजिट करते जाइए। और यही ऑर्डर IE3 का भी होता है, यही ऑर्डर IE3 का भी होता है, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ऑर्डर बनाइए तो बोरॉन की तरफ ऐसे कीजिए, फिर एल्यूमिनियम की तरफ, फिर गैलियम की तरफ, फिर इंडियम की तरफ। ठीक है, ओके। हाँ सर। हाँ, कई बार IE2, वैसे IE2 पूछा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन IE2 को भी अगर दिमाग में रखना हो तो बड़ा आसान है याद रखना। दिमाग में ऐसे ऊपर नीचे एरो बनाते जाइए, हो जाएगा। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन तीनों के जो कंपाउंड्स होते हैं, वो तीनों के हैलाइड कह लीजिए, इन तीनों कंपाउंड्स के जो हैलाइड होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। क्यों कोवेलेंट नेचर के होंगे? बोलिए भाई, कोवेलेंट नेचर के क्यों होंगे? बोलिए। फजान रूल पढ़ा है, याद है? हाँ, साइज ऑफ बिल्कुल एनायन और कैटायन का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। केटायन यहाँ पे जो बोरॉन आयन है, बोरॉन पे 3+ है, उसका साइज काफी छोटा है। साइज छोटा है तो उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो एनायन को पोलराइज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। है कि नहीं है? बताइएगा। ठीक है, यानी कि बोरॉन के कंपाउंड्स एल्यूमिनियम कोवेलेंट नेचर के होते हैं, बोरॉन के हैलाइड्स, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इवन गैलियम के भी। इंडियम और थैलियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, साइज बड़ा होता है इनका तो आयनिक कैरेक्टर इनमें ज्यादा होता है। ओके, ठीक है, हाँ सर, ओके। चलिए
आगे बात करते हैं डेंसिटी की, बात थोड़ी कर ले। कुछ बचा है, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, साइज हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो बात करेंगे नहीं यहाँ पे। मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं जरा। मेटेलिक कैरेक्टर बताइएगा क्या होगा मेटेलिक कैरेक्टर। ऊपर से नीचे चलने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है साइज बढ़ने की वजह से। बोरॉन नॉन मेटल होता है, बाकी सारे मेटल्स होते हैं। बोरॉन इज नॉन मेटल, बोरॉन नॉन मेटल होता है। बाकी सबके बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट लाइक कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आर मेटेलिक इन नेचर। मेटेलिक नेचर के होते हैं बेटा। अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटेलिक नेचर के होते हैं, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर इनका ऊपर से नीचे चलने पे इंक्रीज होता है, क्लियर है। यस सर। ओके, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी। हालांकि डेंसिटी के बारे में पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन फिर भी डेंसिटी जनरली क्या होती है, पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। सॉरी, पहले इन बोरॉन से थैलियम तक इंक्रीज होती है इनकी डेंसिटी, इंक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन। डेंसिटी जो होती है बोरॉन से एल्यूमिनियम तक इंक्रीज होती है। यहाँ पे जनरली पहले डेंसिटी क्या होती है, पहले डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है, ठीक है। पहले डेंसिटी डिक्रीज होती है फिर इंक्रीज होती है। यहाँ पे बोरॉन से थैलियम तक डेंसिटी जो होती है इंक्रीज होती है, ठीक है। यानी कि डेंसिटी इंक्रीजेस। कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड होता नहीं है, इसलिए पूछा भी नहीं जाता है, याद करने की भी जरूरत नहीं होती है। डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम, ठीक है, ठीक है ना। बोरॉन से थैलियम की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि सबसे कम डेंसिटी होगी बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम और फिर से थैलियम होता है, ठीक है, क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ले जरा। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये भी ग्राफ से हम बना सकते हैं, तो ग्राफ से आप बना सकते हैं इसको। मेल्टिंग पॉइंट इनका कुछ ऐसे होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे रख दीजिए बोरॉन, यहाँ पे रख दीजिए एल्यूमिनियम, थोड़ा ऊपर रखिए, एल्यूमिनियम को थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम है, अरे यार, ठीक है, चलिए यहाँ पे कहीं एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। ये कोई पॉइंट नहीं है, ये वाइट ही कर दीजिए इसको, ये कुछ नहीं है, ओके। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ऑर्डर की बात करें अगर हम, तो ट्रेंड देखिएगा, बोरॉन का सबसे ज्यादा होगा, देन एल्यूमिनियम,
उसके बाद आता है थैलियम, फिर दिस, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, यहाँ पे वी बनाना है आपको, टेढ़ा वी बनाना है। ठीक है, टेढ़ा वी बनाना है और एल्यूमिनियम का थैलियम से ऊपर रहेगा, ये याद रखना है। सो बोरॉन का सबसे ज्यादा होगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर थैलियम, फिर इंडियम और फिर गैलियम। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज आता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें इनकी, हालांकि बहुत कम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड होता है बोरॉन का सबसे ज़्यादा होगा और फिर एल्यूमिनियम होगा, और यहाँ पे इंडियम आ जाता है, गैलियम आ जाता है और लास्ट में थैलियम चला जाता है। ये होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होगा? बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एक पहली बात तो साइज छोटा होता है बोरॉन का। बोरॉन का साइज छोटा होता है, साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है मेल्टिंग पॉइंट के ज्यादा होने का बोरॉन का स्ट्रक्चर। मेल्टिंग पॉइंट में स्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। स्ट्रक्चर कैसा है? बॉइलिंग पॉइंट में तो नहीं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में स्ट्रक्चर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्ट्रक्चर कैसा है? बोरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है एक जाइंट मॉलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। बहुत सारे बोरॉन ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं। इट इज जैसे डायमंड में होता है ना, डायमंड में बहुत सारे कार्बन एक साथ जुड़े होते हैं आपस में, इसमें बहुत सारे बोरॉन आपस में एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बोरॉन एक साथ जुड़े होते हैं एंड दिस इज द रीजन, ये रीजन है कि इनमें इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इसको लिख लेते हैं जरा। बोरॉन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट because boron has high melting point because it exists as giant का मतलब समझ रहा है? GIANT होता है ये, GIANT, जाइंट मीन्स काफी बड़ा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। ठीक है, जाइंट का मतलब होता है काफी बड़ा, GIANT, giant molecule. Boron has high melting point because it exists as giant covalent bond होते हैं, पॉलीमर के फॉर्म में पाया जाता है। बहुत सारे बोरॉन के मॉलिक्यूल्स, बोरॉन के एटम्स एक साथ जुड़े होते हैं इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, गैलियम का काफी छोटा होता है क्योंकि गैलियम जो है Ga2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज लो बिकॉज, या ड्यू टू, बिकॉज लिखिए, बिकॉज इट एग्जिस्ट as Ga2 molecule, Ga2 के मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है एंड दैट्स वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, गैलियम एक बड़ा ही मजेदार कंपाउंड है, बहुत ही बड़ा मजेदार एलिमेंट है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट करीब 25 से 30 डिग्री के आसपास होता है, 30 डिग्री के आसपास होता है। सॉलिड आपको दिख रहा है, हाथ पे रखेंगे, हाथ की गर्मी से पिघल जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं?
बड़े ही मजेदार क्रिस्टल्स बनते हैं इसके, हाथ की गर्मी से पिघल जाता है ये, इतना मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इसका काफी ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसलिए इसका इस्तेमाल हम जैसे मरकरी का इस्तेमाल करते हैं ना टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है। तो लो टेम्परेचर नापना है अगर तो मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नापना है उस केस में हम गैलियम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भी लिक्विड फेज में पाया जाता है 30 डिग्री के बाद, ठीक है। ओके, गैलियम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है बिटवीन 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये लिक्विड स्टेट में रहता है। लिक्विड रेंज के हाई होने की वजह से इसका इस्तेमाल therefore it is used as thermometer for measuring हाई टेम्परेचर। बहुत ही हाई टेम्परेचर नापना हो अगर तो इसका इस्तेमाल थर्मामीटर बनाने में किया जाता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर को नापने के लिए, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है पता है किसी को? बोरॉन की तो याद होनी चाहिए। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बोलिएगा। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अरे भाई इधर से इधर चलने पे कितना कितना घटता है, आधा आधा घटता जाता है। तो 4 से 3.5, 3.5 से 3, 3 से 2.5, 2.5 से 2, 2.1 नहीं भाई 2 होती है। हाइड्रोजन की 2.1 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऊपर से नीचे चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कि घटती है बोलिएगा। ऊपर से नीचे चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली घटती है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ही अजीब सा ट्रेंड पाया जाता है, ठीक है। ट्रेंड जो होता है उसको अगेन एक पिक्चर से समझते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। ट्रेंड कुछ ऐसा होता है, या फिर थोड़ा सा और ऐसे बनाइए, ऐसे बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रखिए बोरॉन को, यहाँ पे रखिए एल्यूमिनियम को, उसके बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये होता है। यानी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो बोरॉन की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद थैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम और लास्ट में एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई थिंक काफी कम हो जाती है, करीब करीब 1.2 के आसपास हो जाती है, और 1.2 या 1.3 के आसपास होती है। और उसके बाद गैलियम, इंडियम, थैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा इसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को देख के बताइए तो। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होगा? इज एल्यूमिनियम। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होगी। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होता है वो होता है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, क्लियर है? बताइएगा। क्लियर सर। ठीक है, क्लियर सर। ओके। तो ये तो हो गई बात फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये तो कुछ बातें हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं जरा। ठीक है, ओके। तो केमिकल रिएक्शंस की बात कर लें इनमें। ओके, तो लिखिएगा जरा। बोरॉन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो बोरॉन के ऑक्साइड बनते हैं। क्या, कौन सा ऑक्साइड बनेगा? बताइएगा। बोरॉन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बोरॉन के ऑक्साइड्स बनाता है। केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहले हम ऑक्साइड्स की ही बात कर लेते हैं। ऑक्साइड, ठीक है। बोरॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O3, भाई बोरॉन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो इसकी वैलेंसी इसके सर रख दीजिए, B2O3 बनता है। ठीक है, बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बोरॉन के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, बर्न हो जाता है बोरॉन। एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करता है, नो इश्यूज, लेकिन रिएक्शन जो होता है बहुत देर तक नहीं हो पाती है। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों होगा? एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है ना? ठीक है, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स की लेयर, परत एक चढ़ जाती है। वो परत रिएक्टिव नहीं होती है, काफी स्टेबल होती है, रिएक्टिव इतनी ज्यादा नहीं होती है। नॉन रिएक्टिव होने की वजह से एल्यूमिनियम फर्दर रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, यानी कि बोरॉन forms an oxide, ठीक है, when burnt in air, हवा में जब जलाया जाए तो बोरॉन ऑक्साइड फॉर्म करेगा। बोरॉन नाइट्राइड भी फॉर्म करता है, बाकी सारे एलिमेंट्स नाइट्राइड नहीं फॉर्म करते हैं, बोरॉन नाइट्राइड भी फॉर्म करता है। क्यों भाई? नाइट्राइड कौन बनाता है? बोलिएगा, नाइट्राइड कौन बनाता है? जिनका साइज छोटा होता है। जिनका साइज बड़ा होता है वो नाइट्राइड बिल्कुल नहीं बनाते हैं, जिनका साइज छोटा होता है वो नाइट्राइड बनाते हैं। क्यों भाई? नाइट्राइड आयन पे N पे 3 नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो कि उस पे भी चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा हो, तो बोरॉन जनरली नाइट्राइड फॉर्म करता है। ठीक है, सो बोरॉन फॉर्म्स एन ऑक्साइड when burnt it in air. It also form nitride, यानी कि बोरॉन का नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा बोरॉन नाइट्राइड का? बोरॉन की भी वैलेंसी 3, नाइट्रोजन की भी वैलेंसी 3, Bn बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइएगा, बोलिए।
एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की लेयर जम जाती है एंड दिस इज द रीजन एल्यूमिनियम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। एल्यूमिनियम डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, कोई चेंज नहीं होता है एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, ठीक है, एंड रिमेन्स अनरिएक्टेड एंड remains unreacted। क्यों? ड्यू टू formation of oxide layer on it। इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है और ऑक्साइड के लेयर के जमने की वजह से, ऑक्साइड्स के लेयर के जमने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बंद पड़ जाती है, कम हो जाती है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, आपको बस दिखेगा कि जो पहले चमक थी वो गायब हो गई। वो किस लिए गायब हो गई? क्योंकि Al2O3 की एक लेयर जम गई है, तो एल्यूमिनियम की चमक गायब हो जाती है बस। ठीक है, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसीलिए ज्यादातर जो भी डेकोरेटिव में जो भी मेटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसका गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, मतलब ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है, रिएक्ट नहीं करता, इसलिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। एल्यूमिनियम जो होता है वो नाइट्राइड फॉर्म करता है हाई टेम्परेचर पे। इज इट क्लियर? ओके, एल्यूमिनियम Yes, sir. यानी कि एल्यूमिनियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन होगा एंड वी विल गेट ALN टू ALN। टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा, काफी हाई टेम्परेचर पे ये काम होता है। ठीक है, बोरॉन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बोरॉन नाइट्राइड देता है। चलिए, इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो ऊपर से नीचे चलने पे बोरॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ बोरॉन इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर का होता है। B2O3 को पानी में डालिए तो H3PO3 जो कि बोरिक एसिड बनाता है। सो एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर का होता है ऑक्साइड। बोरॉन के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। व्हाट अबाउट ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम? क्या होता है? बेसन गाल जीभ पर बार बार आता है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक। बाकी जो तीनों के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, इज बेसिक नेचर, बेसिक इन नेचर। ठीक है, बोरॉन के ऑक्साइड्स एसिडिक, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक, बाकी सबके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा इतना ही करते हैं, थोड़ा सा कम ही करते हैं आज, मन थोड़ा सा नहीं हो रहा। इनऑर्गेनिक में वैसे भी थोड़ा सा ये होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके, मैं आपको आज इसकी शीट भेज दूंगा, ठीक है ना, इसकी शीट आज भेज दूंगा। और वैसे भी अगर प्रॉब्लम करने हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छी किताब है, भेजी है अरबाज ने, PSM करके है ना क्या, बहुत अच्छी किताब लगी वो मुझे। ठीक है,
तो उस बुक से भी आप उस बुक से भी प्रॉब्लम करते रहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके बाय। ओके सर, लेक्चर का टाइम क्या 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 बेटा? कल आप इनऑर्गेनिक लेक्चर के हाँ, इनऑर्गेनिक का लेक्चर ले दूंगा कल आपका, डिपेंडिंग ऑन योर एग्जाम, ठीक है। ओके सर, या कल मॉर्निंग में ले लूं क्या? मॉर्निंग में कैसा रहेगा? ओके सर, चलेगा। मॉर्निंग में फिर हम क्लास ले लेंगे 8 से 9 बजे से ले लेंगे, ठीक है। 9 बजे से कल कर लेंगे हम, ठीक है ना? ओके सर। ओके ओके, थैंक यू।